हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस सेशन। माय डियर फ्रेंड्स, एजुकॉम पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 2015 में आए हुए इकोनॉमी के प्रश्न हल करने वाले हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प है यह एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है, और दूसरा विकल्प है यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। तो देखिए दोस्तों, यह जो प्रश्न है, अगर जो भी इस तरह की कोई भी कंपनी है जो एक प्रमुख कंपनी है किसी भी क्षेत्र में, अगर कोई प्रमुख कंपनी बार बार न्यूज़ में आती है और चूंकि यह एक अक्षय ऊर्जा से जुड़ी हुई कंपनी है, तो ज़्यादा संभावना बन जाता है कि इस पर प्रश्न पूछा जाए। तो आप ऐसे अगर कोई न्यूज़ में कोई भी चीज़ आती है तो आप उस पर दृष्टिकोण अपनी बनाए रखें। इस तरह की कोई कंपनी है जो बड़ी कंपनी है या और जिसका कोई महत्वपूर्ण क्षेत्र में योगदान है, जैसे कि अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में इसका योगदान है, इसलिए संभवतः इससे प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है यह एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है। तो दोस्तों, यह जो कंपनी है वह मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत बनाई गई थी और यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो यहाँ पर जो आपका पहला विकल्प है वो सही हो जाता है। साथ ही यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, तो यह भी कथन सही है, क्योंकि यह जो कंपनी है दोस्तों वह गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के तौर पर ही रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो सी हो जाएगा। चलिए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहां पर दूसरा प्रश्न आपसे कहता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प आपके सामने है, पिछले दशक के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही है। अर्थात जो पिछला या यह प्रश्न जो है 2015 में पूछा गया है, तो अर्थात 2005 से लेकर 2015 तक पिछले एक दशक में जो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर है वो लगातार बढ़ती रही है। और दूसरा विकल्प आपसे कहता है, पिछले दशक में बाजार कीमतों पर रुपए में सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला विकल्प है वो गलत हो जाएगा, और इससे आपकी संभावना है कि आप इसको जो है पहला विकल्प तो आप आसानी से गलत कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उस समय तैयारी कर रहे होते या आप अभी भी करते हैं तो आपको पता है कि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। तो उस समय पर संभावना है, बराबर संभावना है, अगर आपने नहीं पढ़ा है, कि जो भी विश्व जब वैश्विक जीडीपी नीचे गई थी तो भारत की जीडीपी में भी कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ा ही होगा। तो उस आधार पर यहाँ पर जो पहला विकल्प है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद है जो वह उसमें लगातार बढ़ता रहा है अर्थात वृद्धि होती रही है, तो यह कथन जो है गलत हो जाएगा। फिर जो दूसरा विकल्प यहाँ पर दिया गया है कि पिछले दशक में बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा है, तो यह विकल्प दोस्तों सही हो जाता है, क्योंकि आप ऐसे अनुमान लगाइए कि अगर 2005 में भारत की जीडीपी 100 रुपये थी, आप ऐसे उदाहरण के लिए अगर आप कोशिश की समझने का प्रयास कीजिए, तो अगर हम यहाँ पर बाजार कीमतों की बात करें तो जैसे अगले वर्ष जितने भी, अगर मान लीजिए अगले वर्ष 110 हो जाती है तो इसमें 10% की वृद्धि हो जाती है। और अगर उसमें गिरावट के बाद भी 110 में अगर अगले वर्ष मान लीजिए 2% की वृद्धि होती है तो 1.1 इंटू 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप काउंट करेंगे तो जो अगर आगे गिरावट होती भी है, अगर पहला कथन सही होने के बाद अगर गिरावट होती भी है तो बाजार कीमतों में भी तो लगातार वृद्धि होगी ही। जैसे कि अगर आप अभी देखिए कोरोना पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, तो अगर जीडीपी नेगेटिव में नहीं होती है तो भी बाजार कीमतों में इतनी गिरावट आने के बाद भी जीडीपी तो बढ़ ही रही थी, लेकिन जब नेगेटिव हो जाती है तो यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प उस संदर्भ में गलत होता, लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। तो यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है आपका वो भी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ पर इसलिए रखा है, यह जो प्रश्न है वो 20 ग्राम संकल्पना के बारे में, अर्थात प्रश्न आपसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक 20 ग्राम संकल्पना अर्थात सीड विलेज कॉन्सेप्ट का प्रमुख उद्देश्य सर्वोत्तम वर्णन करता है, कि उद्देश्य का वर्णन करता है। कई बार क्या होता है जब आप एग्जाम देते हैं तो आप पाते हैं कि इस तरीके से जो बहुत ही बल्कि सेंटेंस होते हैं या बहुत ही बड़े प्रश्न होते हैं, तो आपके ऊपर एक तो वैसे ही तनाव होता है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने का, और कई बार जब आपसे प्रश्न नहीं बनते तो आप ऐसे प्रश्नों को सीधे नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब आप इनको क्या है, अगर आप प्रैक्टिस करें, मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप पहली बार अटैम्प्ट दे रहे हैं यूपीएससी का, तो कम से कम आप 20 से 30 टेस्ट पेपर ज़रूर लगा लें, और अपनी स्पीड जो है जब आप टेस्ट पेपर दें तो आप कोशिश करें कि 15 से 20 मिनट पहले ही ख़त्म करने का पेपर प्रयास करें। तब वहाँ पर क्या है, आप बहुत ज़्यादा मेंटल दबाव में भी अपना पूरा पेपर कम से कम 2 3 4 राउंड तक आप फिनिश कर पाएंगे। तो इसलिए मैं इस प्रश्न को यहाँ पर बताना चाहता था कि इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं और जब भी इस तरीके से कोई इस टाइप के प्रश्न आते हैं जो बल्कि होते हैं तो वो ईजी होते हैं। जैसे कि अगर आप देखें सुगम भारत अभियान पर 2 3 साल पहले प्रश्न आया था,
स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ऊपर कोई प्रश्न आया था। तो ऐसे विकल्पों में क्या होता है कि बहुत ही सामान्य जो न्यूज़ में चर्चा का विषय रहते हैं उससे कई बार प्रश्न उठा लिया जाता है। हालांकि ज़रूरी नहीं कि हर टाइम वैसा ही हो। तो यहाँ पर जो इसका प्रश्न विकल्प दिया गया है, पहला विकल्प आपसे कहता है किसानों को अपने ही खेत के बीजों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें दूसरों से बीज खरीदने के लिए हतोत्साहित करना। तो देखिए यहाँ पर जो पहला विकल्प है, हतोत्साहित करने वाली जो बात की जा रही है वो एक नेगेटिव सेंस में बात की जा रही है। और जब सरकार, कोई भी सरकार जब इतने सारे जो है जेनेटिक, चाहे जेनेटिक सीड्स की बात हो चाहे ट्रांस सीड्स की बात हो, जब इस तरीके से डेवलपमेंट चल रहा है तो सरकार केवल किसान को अपने ही बीज से कैसे उसको प्रोत्साहन के लिए प्रमोट करेगी। तो यहाँ पर पहला वाले विकल्प की संभावना कम बनती है। दूसरा विकल्प आपसे कहता है किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना। यह एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो यह हो भी सकता है। फिर जो सी विकल्प है, कुछ ग्रामों को अनन्य रूप से प्रमाणिक बीजों के उत्पादन के लिए उद्दिष्ट अर्थात ईयरमार्क करना, अर्थात कुछ ग्रामों को जो है एक्सक्लूसिव राइट्स दे दिए जाएं कि वह बीजों का उत्पादन कर सकते हैं। और जो चौथा विकल्प है, ग्रामों में उद्यमियों को अभिज्ञात आइडेंटिफाइड करना तथा उन्हें बीज कंपनियों की स्थापना करने के लिए प्रौद्योगिकी और वित्त उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो पहला वाला आपका ए विकल्प है उसको तो आप वहाँ पर किसी एक उसके आधार पे, एक कथन के आधार पे, जैसे कि यहाँ हतोत्साहित करने की बात की गई थी, या आप उसकी तार्किकता पर जाके अगर आप उसको एलिमिनेट भी करते हैं, तो मान लीजिए अगर आपने ए ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया और जो यहाँ पर आपका विकल्प जो सी है, कुछ ग्रामों को अनन्य रूप से, तो देखिए अभी हमारे जो ग्राम हैं वो इतने प्रौद्योगिकी के तौर पर इतने तो उन्नत है नहीं हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप सी विकल्प को भी एक हद तक आप एलिमिनेट कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है। और जो विकल्प बी और डी बचते हैं, इसमें अगर आपको जानकारी नहीं है तो कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि ग्रामों में उद्यमियों को अभिज्ञात करना तथा उन्हें बीज कंपनियों को स्थापना करने के लिए प्रौद्योगिकी और वित्त उपलब्ध कराना। तो आपको ऐसा लग सकता है कि गवर्नमेंट जब इतनी ज़्यादा इनोवेशन को प्रमोट कर रही है, स्टार्टअप इंडिया को प्रमोट कर रही है, तो डी विकल्प सही हो सकता है। तो फिर यहाँ पर अगर आप इस एलिमिनेशन के थ्रू जाते हैं तो दो विकल्प आप एलिमिनेट कर ही देते हैं। और अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है तो इसका आसानी से आंसर आप भी लगा सकते हैं। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर चौथा प्रश्न आपसे कहता है वर्ष प्रतिवर्ष निरंतर घाटे का बजट रहा है। घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई या कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। अर्थात यहाँ पर प्रश्न आपसे कहना चाहता है कि जो वर्ष प्रतिवर्ष अर्थात पिछले कुछ वर्षों से लगातार जो है निरंतर घाटे का बजट रहा है, अर्थात सरकार के पास जितना रेवेन्यू आता है, एक मिनट, सरकार के पास जितना रेवेन्यू आता है और सरकार जितना एक्सपेंडिचर करती है, अगर हम उसको माइनस कर दें तो हमारा जो रिजल्ट है वो नेगेटिव में देखने मिल रहा है, अर्थात घाटे का बजट रहा है। तो इस संदर्भ में यहाँ पर ऐसी कौन सी कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं कि घाटे के बजट को कम करने के, जिससे कम किया जा सके। तो पहला विकल्प है राजस्व व्यय में कमी लाना। दूसरा विकल्प है नई कल्याणकारी योजनाओं को आरंभ करना। तीसरा विकल्प है उपादानों सब्सिडी का युक्तिकरण करना। और चौथा विकल्प है उद्योगों का विस्तार करना। तो देखिए अगर हम पहले विकल्प को देखते हैं कि राजस्व व्यय में कमी लाना, राजस्व व्यय से आशय दोस्तों ऐसे वैसे होता है जिससे कोई पूंजी का निर्माण नहीं होता, जैसे कि जो सैलरी या भुगतान, जो सैलरी सरकार जो सैलरी का भुगतान करती है, वेतन का भुगतान करती है, जो पेंशन वगैरह देती है, उससे कोई ऐसी बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल है, अस्पताल है, ऐसा कोई भी पूंजीगत वस्तु का निर्माण नहीं होता कि जिससे हमें लॉन्ग टर्म में कुछ उससे रेवेन्यू मिले या उसका कुछ प्रतिफल मिले। तो यहाँ पर जो पहला वाला विकल्प है कि राजस्व व्यय में कमी लाना, तो यह यहाँ पर यह सहायक हो सकता है। फिर दूसरा जो विकल्प है कि नई कल्याणकारी योजनाएं आरंभ करना, तो देखिए अगर नई कल्याणकारी योजनाएं आरंभ किए जाएंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि सरकार को और जो है एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, तो ज़्यादा ही संभावना है कि फिर यहाँ पर जो घाटा है वो और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है वो आपका गलत हो जाता है। और जैसे ही आप दूसरा विकल्प गलत होता है तो फिर आप ऑप्शन डी और ऑप्शन जो बी है आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर आपके सामने विकल्प ए और सी बच जाता है, अर्थात एक तो सही है ही। और जो तीसरा वाला और यहाँ पर जो तीसरा वाला विकल्प है
उपादानों और सब्सिडी को युक्तिगत करना। इससे आशा ये है दोस्तों कि जो सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाती है अलग अलग योजनाओं के माध्यम से या अलग अलग किसी भी कार्यक्रम में, तो उसको जो है बहुत ही प्रभावी दर से उपयोग करना। जैसे कि आप देखेंगे कि जो सब्सिडी जो गैस के सिलेंडर के लिए सब्सिडी दी जाती है, तो सरकार ने वहाँ पर एक मुहिम चलाई थी कि जो लोग हैं, जो समर्थ लोग हैं, वे अपनी सब्सिडी छोड़ दें। अर्थात तो इससे क्या होता है कि सब्सिडी सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो कम होगा। तो यहाँ पर विकल्प ए और जो विकल्प आपका सी है वो सही हो जाएगा, 1 और 3, और उसके आधार पे आपका जो आंसर है ये ए हो जाएगा। और एलिमिनेशन के आधार पे आपका 4 विकल्प भी एलिमिनेट हो गया था। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 5वां प्रश्न आपसे कहता है गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत एफआरपी को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसी ही आपसे मिस्टेक हो जाती है, इसलिए क्या है, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसलिए टेस्ट सीरीज़ हैं और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में आकर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति को यहाँ पर टिक लगा देंगे, लेकिन इसलिए मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं। एक तो आपको प्रश्न गंभीरता से पढ़ना है, और दूसरी बात, जैसे ही अगर आप मान लीजिए आपने एक विकल्प को अगर आपने सही किया, तो आपको यह भी देखना है क्या दूसरा करेक्ट है, क्या दूसरा गलत है, या तीसरा गलत है और चौथा गलत है कि नहीं है। तो अगर आप ये तीनों गलत फाइंड करके पहला अगर आप सही करेंगे तो आपकी संभावना ज़्यादा बन जाएगी। मैं आपको यहाँ पर उदाहरण देके बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको एमसीक्यू सॉल्व करना चाहिए, खास करके ऐसे एमसीक्यू में। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो बात की गई है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुमोदित करने की बात की गई है, ना कि अनुशंसा करने की बात की गई है, ना कि रिकमेंडेशन देने की बात की है। तो जो एफआरपी है और चाहे एमएसपी की बात हो, उसके लिए जो रिकमेंडेशन करता है वह कृषि लागत और कीमत आयोग करता है। तो यहाँ पर जो ज़्यादातर बच्चों ने ये प्रश्न लगा सकते हैं, इसमें कन्फ्यूजन आके कि अनुशंसा करने के लिए, तो बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न को लगा सकते हैं, दूसरा वाला विकल्प सही कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आपको बाकी के विकल्प भी देखना चाहिए कि वे गलत है कि नहीं है। अगर आपने किसी एक विकल्प को सही चयन किया है तो बाकी के विकल्प गलत हैं कि नहीं है। अगर आप ऐसे करके आते हैं तो जब आप पेपर के बाहर आएंगे तो आपके बहुत ही कम ऐसे प्रश्न होंगे जो गलत होंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो अनुमोदित करने की बात की गई है, अर्थात कि जो रिकमेंडेशन की जाती है सीएसीपी के द्वारा, कृषि लागत और कीमत आयोग के द्वारा, तो उसके लिए अनुमोदन कौन देता है। अर्थात तो वहाँ पर जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है वो अनुमोदन देती है। और साथ ही जो गन्ने की एफआरपी गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत के साथ साथ जो एमएसपी है उसके लिए भी सिफारिशों को जो करने का काम है वो कृषि लागत एवं कीमत आयोग के द्वारा किया जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 6वां प्रश्न आपसे कहता है किसी देश की कर से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या सूचित करती है। अर्थात जितना रेवेन्यू आ रहा है उसके अगर हम डिवाइड में जीडीपी कर दें तो उसके अनुपात में क्या सूचित करती है। तो पहला विकल्प आपसे कहता है आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना, और दूसरा विकल्प है राष्ट्रीय आय का कम सामयिक वितरण। तो देखिए दोस्तों, हाल ही के वर्षों में भी एक चर्चा का विषय रहा कि भारत का जो कर से जो जीडीपी अनुपात है वह ओईसीडी वाले जितने भी देश हैं और जो भी डेवलपिंग नेशन भी हैं, चाहे ब्रिक्स के देश हों, उसकी अपेक्षा काफ़ी कम है। जैसे आप अगर ओईसीडी देशों की बात करेंगे अर्थात जो एडवांस इकोनॉमी वाले देश हैं, तो वहाँ पर उनका 35% से ज़्यादा है। साथ ही अगर आप ब्रिक्स की देशों की बात करें तो आप ब्राज़ील में भी देखेंगे कि उनका जो कर से जीडीपी अनुपात है वो 34% से ज़्यादा है। और अगर आप अपने समकक्ष बिल्कुल चाइना से कंपेयर करेंगे तो चाइना का भी लगभग कर जीडीपी अनुपात है वो 21% है, 21% या उससे ज़्यादा है। और भारत का भी जो है, भारत का लेकिन इन सब में जो कर से जीडीपी अनुपात है वो लगभग 17-17% है। यहाँ पर थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने मिल सकता है अलग अलग आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन लगभग 17% है। तो वहाँ पर इससे यहाँ पर प्रश्न कहता है कि यह जो कमी है वो क्या सूचित करती है, आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना। तो देखिए, अगर आप न्यूज़ भी पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि पिछले 3-4 वर्षों से यह विषय एक चर्चा का विषय रहा है, यह प्रश्न। तो लेकिन भारत की जीडीपी है जो इसी वर्षों के अंतराल में, उसमें कोई कमी नहीं आई है, बल्कि वह विश्व में पहले और दूसरे पायदान पर लगातार बढ़ती रही है। 7% की दर से लगभग 7-7.5% की दर से 2014 से लेके 19 तक बढ़ोतरी देखने को मिली है हमको। तो वहाँ पर पहला विकल्प है जो आपको वो गलत हो जाता है। हालांकि ऐसे प्रश्नों को करते हुए दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट भी, जो उनके इकोनॉमी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको भी समझना ज़रूरी है। फिर जो दूसरा विकल्प है राष्ट्रीय आय का कम सामयिक वितरण, तो यह विकल्प दोस्तों आपका सही होगा, क्योंकि इसका कारण ये है कि अगर जो जनसंख्या का, जैसे जो अगर आप पिरामिड में देखेंगे
कि जो जनसंख्या का नीचे वाला हिस्सा है, जो बॉटम का हिस्सा है, अगर इसके पास पैसा आता है अर्थात इसके पास धन आता है तो ज़्यादा संभावना होती है कि एक्सपेंडिचर, बाजार में एक्सपेंडिचर बहुत तेज़ी से बढ़ता है। क्योंकि अगर जो बॉटम का वर्ग है, लोअर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, तो इसके पास अगर जो पैसा आता है तो इसमें संभावना होती है, क्योंकि इनकी आवश्यकताएं ऐसी होती हैं कि इन्हें पैसा खर्च ही करना होता है, तो बाज़ार में मांग बढ़ती है। जब बाज़ार में मांग बढ़ती है तो सरकार को टैक्स भी ज़्यादा मिलता है, और अगर जो नीचे के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वितरण हो पाता है तो सरकार के पास इस तरीके से टैक्स में काफ़ी मात्रा में बढ़ोतरी देखने मिलती है। और ऊपर ये संभावना कि अगर ऊपर के जो टॉप के कुछ लोग हैं, अगर ऊपर के टॉप के 1-2% लोग हैं, उनके पास रेवेन्यू आएगा तो स्वाभाविक संभावना है, हो सकता है कि वो विदेशों में भी पैसा निवेश कर दें। ये हो सकता है अपने बहुत सारा पैसा आपने देखा होगा, हवाला है, मनी लॉन्ड्रिंग, ऐसी सब बहुत सारी गतिविधियों में भी संलग्न रहता है। लेकिन नीचे वालों के पास अगर वो ऐसी गतिविधियों में संलग्न भी होते हैं तो इतना बड़ा स्कोप नहीं होता। तो यहाँ पर जो आपका दूसरा विकल्प है वो सही हो जाता है, और यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 7वां प्रश्न आपसे कहता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प है बैंक दर, दूसरा विकल्प है खुली बाजार कार्रवाई अर्थात ओपन मार्केट ऑपरेशन, तीसरा है लोक ऋण पब्लिक डेब्ट, चौथा है लोक राजस्व पब्लिक रेवेन्यू, और उपरोक्त में से कौन सा मौद्रिक नीति के घटक हैं। अर्थात इसमें मॉनेटरी पॉलिसी की बात की है कि मॉनेटरी पॉलिसी के कौन से टूल्स हैं। तो जो बैंक दर है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पे आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं कि जो बैंक दर है वो तो डेफिनेटली तौर पे है। जो बैंक दर होती है उससे जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक हैं और भी अन्य जो बैंक हैं वो रिजर्व बैंक से लॉन्ग टर्म के लिए पैसे लेते हैं। साथ ही अगर वे कोई ऐसी अनियमित गतिविधि में पाए जाते हैं तो रिजर्व बैंक जो है इसके आधार पर उन पर पेनाल्टी लगा सकता है। दूसरा जो ऑप्शन है खुली बाजार कार्रवाई ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसके अंतर्गत दोस्तों आरबीआई अपनी जो सिक्योरिटी है वो मार्केट में बेचता है और ख़रीदता है, अर्थात लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए मार्केट से आवश्यकता पड़ने पर अपनी सिक्योरिटी बेच भी सकता है और ख़रीद भी सकता है। तो ये जो दो ऑप्शन है ये तो पक्का सही है। फिर जो लोक ऋण की बात की गई है और लोक राजस्व की बात की गई है, तो अगर आप 1 और 2 सही देखेंगे तो 1 और 2 आपको मिल रहा केवल सी ऑप्शन है और इसके अलावा कोई नहीं है। तो अगर आप इसके आधार पर भी जो इसका आंसर है आप उसको ईजिली सी लगा सकते हैं। उसके बाद सभी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। और अगर आप आगे भी पढ़ेंगे तो जो लोक राजस्व वो सरकार के हिस्से में आ जाता है, तो वो तो डेफिनेटली गलत है। तो यहाँ पर फिर आपका बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है और डी भी, तो आसानी से इसका आंसर आप सी कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।